सब लोग आ गए हैं। संतोषी नमस्ते। तो लग रहा है कि ये जो कोरोना ने जो एक पिंजरा बना दिया है हम लोगों के चारों तरफ, हमें कोरोना ने, तो इस माध्यम से लग रहा है कि उस पिंजरे की एक एक तीली को हम निकाल करके एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं। प्रवीण चंद्रा नमस्ते। विजय सैनी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मंच दिया और आप जैसे दोस्त दिए जो हम मुझे सुनेंगे। मेरे पास सुनाने के लिए ऐसा कुछ मुझे नहीं पता कि मेरे पास क्या है, लेकिन मैं आज अपनी रंगों की यात्रा बताता हूँ। रंग यात्रा नहीं, रंगों की यात्रा। मैं उत्तर प्रदेश के एक अति पिछड़े जिले गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर जिला, गाजीपुर शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है। उसके उस पार मेरा गांव है विराजपुर। गंगा के कछा गांव, जो मेरे बचपन तक, मेरे 9th क्लास तक मुख्यालय से बरसात के दिनों में बुरी तरह कटा रहता था। जाड़े में पीपे के पुल से लोग, पीपा का पुल लगता था तो गाजीपुर शहर आते थे। हम लोग बचपन में गर्मियों के अलावा चरपहिया वाहन नहीं देख पाते थे, क्योंकि चरपहिया वाहन गर्मी के बाद जैसे ही गंगा नदी में पानी भरता था तो गाजीपुर साइड हो जाते थे, हमारे गांव साइड आते ही नहीं थे। वो तभी आते थे जब पीपे का पुल बन जाता था। हमारे गांव में हर साल बाढ़ आती थी, अभी भी आती है। हमारे लिए बहुत ही सामान्य सी बात थी बाढ़ आना, और बाढ़ में मेरा पूरा गांव टापू बन जाना। माचिस के लिए भी लोगों को नाव का प्रयोग करना पड़ता था। हम चारों तरफ से पानी से घिर जाते थे, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमें बुरा नहीं लगता था, हमें अच्छा लगता था। सांप बिच्छू तैरते हुए, उनके बीच हम तैर रहे हैं। बाढ़ के बाद हमारे गांव में दूर दूर तक हरे भरे खेत, बहुत दूर दूर तक कछार फैला हुआ। तो हम ऐसे गांव में पैदा हुए। मैं मूलतः किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी वहीं गांव में ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। मैं उनके सानिध्य में पढ़ाई किया हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेरे बचपन की शिक्षा का। हम जब 5वीं तक जिस स्कूल में पढ़ाई किए हैं उसमें कोई भवन नहीं था। बिना भवन के स्कूल में हम पढ़े हैं, बाग में, बगीचों में, पेड़ों के नीचे। प्राइमरी स्कूल का भवन था जो न जाने कब का गिरा हुआ था, खंडहर बन चुका था। तो हम लोग बागों में पढ़ते थे, पेड़ों के नीचे। बारिश के दिनों में हम लोग इंतजार करते रहते थे कि कहीं से कोई एक बूंद टपक जाए और मास्टर साहब से दिखा दें कि बारिश होने वाली है और छुट्टी हो जाए। ऐसे स्कूल में मेरी 5वीं तक की शिक्षा हुई, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती थी। सारे अध्यापक बहुत ही मेहनत से पढ़ाते थे। भवन न होना उन अध्यापकों का कसूर नहीं था, व्यवस्था का कसूर था। अध्यापक बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, एक एक चीज पे ध्यान देते थे। और शिक्षक का पुत्र होने की वजह से मेरे ऊपर थोड़ा अतिरिक्त दबाव रहता था।
पढ़ाई लिखाई का कि पिताजी की बेइज्जती न हो, तो थोड़ा ज़्यादा ही मन लगा कर पढ़ता था। घर में खेती बाड़ी का बहुत अच्छा माहौल था। मेरे दादा एक अच्छे किसान थे और गायें थीं, बैल थे, हल चलते थे। तो मिट्टी में सनते थे हम भी। फिर 5वीं के बाद हमको पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए बगल के गांव में एक अच्छा स्कूल खुला था जहां बहुत कई गांव के अच्छे अच्छे लड़के पढ़ने आया करते थे। वहां मेरा एडमिशन कराया गया। 6 से 8वीं तक की पढ़ाई मैं उस 1-1.5 किलोमीटर दूर गांव में जाता था पढ़ने। सड़क नहीं थी तब, कच्चे रास्तों से बरसात में कीचड़ में घुसते हुए। आपको एक बात बताऊं, हम 8वीं तक की पढ़ाई बिना चप्पल जूता के किए हैं। चप्पल पहन के या जूता पहन के हम लोग नहीं जाते थे। बरसात में तो सवाल ही नहीं उठता है चप्पल जूता पहन के जाने का। जाड़े ओड़े में भी किसी किसी का जूता चप्पल कभी कभी हो जाता था, घर वाले खरीद देते थे, तो वो उसको पहनने का वो उसे आदत नहीं होती थी, तो 2-4-10 दिन में वो कहीं ना कहीं छोड़ देता था या खो जाता था। हम भी कई बार ऐसे जूता चप्पल अपना खोवा दिए हैं, लिहाजा घर वाले जूता चप्पल देते ही नहीं थे। हम लोग नंगे पाँव जाते थे। तो 8वीं तक मैं, मेरे गांव के बगल में एक गांव है सुहवल, तो वहाँ के जूनियर हाई स्कूल सुहवल में मैंने कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई की। वहाँ भी पढ़ने में बहुत अच्छा रहा। तो जैसा कि हमारे समाज में और मध्य वर्ग में और किसानों के परिवार में जब कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो घर वालों की आशाएं जग जाती हैं और अपने वो सारे स्वप्न, अपनी सारी दमित इच्छाएं वो उस बच्चे के माध्यम से पाना चाहते हैं। अब तो उस बच्चे के ऊपर और दबाव बढ़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा, पढ़ने में मैं अच्छा था, इसकी वजह से मेरे ऊपर और बोझ, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरे घर की, परिवार की, गांव की, सब मेरे ऊपर लदना शुरू हो गई थी। मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो जो सैकड़ों साल से गांव में किसानी खेती करते आए और उसके बाद एक ऐसा युग आया कि नौकरी में जो करेंसी नकदी मिलने लगी, उस नकदी का इतना महत्व हो गया कि वो जो अन्नदाता वर्ग था किसान, वो धीरे धीरे विपन्न होता गया, गरीब होता गया, वो हतप्रभ हो गया था कि कल तक समाज में हमारी बहुत इज्जत थी, हम बहुत संपन्न हुआ करते थे, हम दूसरों का पेट भरते थे, अनाज पैदा करते थे, हम सबसे जरूरी उत्पादक वर्ग होते थे। तो हमारी ऐसी विपन्न स्थिति कैसे हो गई कि हमारी धोती फट जाती है तो हम एक धोती नहीं खरीद पाते हैं, हम अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, बीवी बीमार होती है तो उसका इलाज नहीं करा पाते हैं। तो वो जो विपन्नता थी, तो जब उनके घर में कोई एक बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाता था तो उनको लगता था कि शायद ये वो दरवाजा तोड़ दे और जो हमारे दुखों का अंत कर दे। तो वो केवल घर के परिवार के ही लोग नहीं, पूरे समाज के लोग उस लड़के से आशाएं लगा लेते थे कि ये पढ़ेगा, ये बहुत अच्छा कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, अफसर बनेगा, डीएम बनेगा। तो 8वीं के बाद मुझे एक और अच्छे स्कूल में भेज दिया गया, 9th में, गाजीपुर शहर में आदर्श इंटर कॉलेज गाजीपुर में मेरे एडमिशन हुआ। मैं वो पहला बैच हूँ, वो पहला लड़का हूँ जो गाजीपुर पक्के पुल से पढ़ने गया। उसी साल हमारे यहाँ वीर अब्दुल हमीद सेतु
बन के तैयार हुआ, जिससे आना जाना शुरू किया। उससे पहले हमारे गांव के लड़के गाजीपुर हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़ने जाते थे। हाई स्कूल इंटर वो अगल बगल के गांव से करते थे। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए वो स्टीमर से, पीपे के पुल से, नाव से जाते थे। तो गाजीपुर जाने के लिए आपको बलिष्ठ और बड़ा होना जरूरी था, और 9th का लड़का बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए उसके लिए कठिन होता था। लेकिन हम पहले बैच थे जो गाजीपुर पक्के पुल से गए पढ़ने। 9th-10th में आदर्श इंटर कॉलेज से किया, वहाँ भी ठीक ठाक रहा। फिर इंटरमीडिएट मतलब 12वीं में वहीं पे गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज में मुझे बायोलॉजी, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे मेरे पिताजी। उनको लगता था कि मैं शांत हूँ, मैं बहुत अच्छे से रोगों का इलाज करूँगा, मरीजों की तकलीफ़ें सुनूँगा और मैं अच्छा डॉक्टर बनूँगा। तो मुझे बायोलॉजी दिलवा दिया गया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनूंगा या मैं क्या बनना चाहता हूँ। अब यहाँ से आपको एक फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। ज़्यादा लंबा फ्लैशबैक नहीं है, 2-3 साल 4 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी हमारे गांव के एक अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे तैराक रहे हैं, बहुत अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं, कुश्ती भी लड़े हैं, अच्छी पहलवानी भी किए हैं, और बहुत ही कम उम्र से गांव के विजयदशमी में हमारे गांव में हमारे घर के सामने एक मेरे दादाजी का बाग था, उसको दादाजी नज़र बाग नाम दिए थे। उस नज़र बाग में विजयदशमी के दिन खेल कूद और दंगल का आयोजन होता था, बहुत बड़ा दंगल, बड़े बड़े पहलवान पूरे प्रदेश भर से आते थे। तो उसका आयोजन मेरे पिताजी, मैं जब से होश संभाला था तब से करा रहे थे। मतलब उसके एक मेन करता धरता थे, पूरे गांव वाले मिल के कराते थे, लेकिन पिताजी उसके। तो विजयदशमी के आसपास मेरे दरवाजे पे हलचल बढ़ जाती थी, लोगों का आना जाना, मीटिंग, ये वो। उसी समय कुछ मुझसे बड़े, मतलब मेरे सब बड़े भाई टाइप के, ताऊ वाऊ के लड़के वगैरह मेरे पिताजी से बोले कि चाचा हम लोग रामलीला करना चाहते हैं। उसके पहले हमारे गांव में रामलीला कहीं बाहर से कभी कभी लोग आते थे, टीमें आती थी दरभंगा वगैरह से, तो हम लोग देखते थे, पूरा गांव देखता था, बहुत अच्छा लगता था। तो उन लोगों ने, मेरे बड़े भाइयों ने बोला कि हम लोग रामलीला करना चाहते हैं और हम लोग कर लेंगे। तो मेरे पिताजी मुझसे बोले कि जाओ घर से पैसे लेके आओ और दो इनको, और जाओ तुम लोग सामान लेके आओ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, उछलते हुए घर गया, पैसे लेके आया, वो लोग गए, सामान लेके आए, तैयारी शुरू हुई रामलीला की। मैं मतलब नाच रहा था खुशी से, मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा हो रहा है, और मुझे लग रहा था कि इसमें मैं भी हूं। मैं छोटा था सबसे, उन लोगों से, लेकिन वो लोग मुझे बोलते भी थे कि फलाना चीज ले आओ, ढकाना चीज ले आओ। मैं दौड़ दौड़ लाता था और मुझे लगता था इसमें तो मैं पक्का हूं कुछ न कुछ। और बड़ा अच्छा उत्सवी सा माहौल, तैयारी होने लगी। उसके बाद कास्टिंग होने लगी। तो कास्टिंग होने लगी तो मुझसे सब पूछे कि तू कर बे, तो हम बोले काहे ना करो। तो सब बोले कि चाचा मना कर ना करो। तो हम जाके पिताजी से बोले कि हम करना चाहते हैं। तो डांट दिए कि पढ़ब लिखब कि अब तू रात भर रिहर्सल करब और या कुल बीड़ी सुरती खैया सा तू हुए कुल सिखब, गंदी आदत। तो उस समय पिता मतलब मुगलिया सल्तनत के मुगल आजम लगते थे मुझे। वो मतलब चू नहीं कर सकते थे, अब बोल दिए तो बोल दिए। और मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त, 2 भाई राम लक्ष्मण बने, एक दोस्त सीता बना, और भी कई दोस्त बंदर संदर ये वो बने, लेकिन राम लक्ष्मण मेरे साथ वाले दोस्त, और सीता भी। और मुझे कोई रोल नहीं दिया गया। रामलीला शुरू हुआ, बहुत भीड़, और वो मेरे दोस्त रातों रात स्टार हो गए। अब वो दूसरे दिन गली से हमारे साथ ही गुजरते थे तो औरतें उन्हें रोक के प्रणाम करती थी कि राम जी प्रणाम, लक्ष्मण जी प्रणाम। और मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मुझे बहुत चिढ़ होती थी,
और मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिजर्व करता था ये सम्मान, ये लोकप्रियता। मेरे बाप ने मुझे नहीं पाने दिया और मुझे हमेशा लगता था कि मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करने दिया जाता था। और ऐसे ही लगातार कई साल होता रहा रामलीला, मुझे भाग नहीं लेने दिया जाता था। बाद में थोड़ा मेरी नाराज़गी उन लोगों के सामने आई तो मुझे सांत्वना स्वरूप मुंह पे लाल पीला लगा के बंदर वंदर बना देते थे। लेकिन बहुत जल्दी मुझे समझ में आएगा कि जूनियर आर्टिस्ट टाइप का काम है, मैं नहीं करूँगा। फिर मैं नाराज सा रहने लगा, उनको कोऑपरेट नहीं करता था। तो उन लोगों ने एक रास्ता निकाला कि जो रोल बिना रिहर्सल के किया जा सकता है, इससे करा लिया जाए। दिन भर रिहर्सल कर लेगा, रात में करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सुग्रीव टाइप का रोल, नल नील में एक नल में बन जाता था कभी, तो इस टाइप का रोल दिया जाता था। सुग्रीव के 2-4 लाइन होते थे जो दिन भर में मैं याद कर लेता था। लेकिन सुग्रीव और बाली और रावण आने में बहुत टाइम लगता था। उसके पहले तो बालकांड शुरू होता था और बालकांड, अयोध्या कांड, राम का विवाह, ये सब होता था। अब मैं बड़ा हो गया था, 9th वगैरह में था मैं, तो अब मैं थोड़ा सा खिन्न रहता था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था। अब मैं जिस समय रामलीला चल रहा होता था उस समय उन दोस्तों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं बिताता था, क्योंकि मुझे गुस्सा आता था। तो खैर, उस दौरान मैं कई बार धमकियां भी देता था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मरा हुआ सांप फेंक दूंगा, गुस्से के मारे। तो समझाते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कई बार लोग हड़काते भी, तुम्हारे पिताजी से कह देंगे, तोड़ देंगे। बात सही थी। खैर, ये सब बातें हो गई। फिर बाद में रामलीला गाँव, ओके, शायद मुझे लग रहा था कि कनेक्शन की प्रॉब्लम है इंटरनेट की। तो पुलिस हॉस्टल में घुसी और मुझे बहुत और लड़कों के साथ मैं भी पकड़ा गया कमरे में। मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया, इतना बुरी तरह से कि मार खाना तो छोड़िए, मैंने किसी और को भी उतना बुरी तरह मार खाते हुए नहीं देखा था जितना बुरी तरह मुझे मारा गया। और मैं हॉस्टल में ही, कमरे में ही बेहोश हो गया था। मेरी 2 दाहिने हाथ की उंगलियां टूट गई। मैं पैर से खड़ा, जब होश में आया तो पैर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। और लगभग 6 महीना मेरा इलाज हुआ और फिर मैं DHU छोड़ दिया। फिर ये हुआ कि डॉक्टर बनना है। फिर मैं लखनऊ चला गया, वहाँ CPMT की तैयारी करने लगा और कोचिंग वगैरह, कृष्णा कोचिंग ज्वाइन किया। लेकिन उसी समय मेरे साथ एक पहाड़ का 2 बंदे लड़के मेरे साथ रहते थे, सुरेशन भट्ट और आशु कमल। तो एक कविताएं लिखता था और एक गिटार बजाता था, पेंटिंग करता था। तो गिटार में उसके साथ सीखने लगा और कविताएं जब लिख रहा था वो, तो उसकी कविताएं पढ़ के मुझे लगा कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैं भी कोशिश करने लगा और कोशिश करता था तो बन जाती थी बात। और रही पेंटिंग की बात, तो मैं पहले बचपन से ही पेंटिंग बहुत अच्छी करने लगा था। उसकी भी कहानी है। मेरा जो प्राइमरी स्कूल का जो खंडहर था, उसमें एक बार हम खंडहर के अंदर गए तो देखे कि दीवारों पे कुछ पेंटिंग है, भित्ति चित्र। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनसे मैं पूछा कि मार साहब ये के बनौले है? तो बड़े ही शुष्क भाव से बोले कि तोर बाप। तो हमको बड़ा बुरा लगा। हम छुट्टी होने पे घर पे पिताजी से बोले कि हम तो बहुत प्यार से पूछे थे कि कौन बनाया है, तो बोल रहे हैं तोर बाप। तो हमारे पिताजी बहुत प्यार से मुझे पकड़े और बोले कि तुम्हारे बाप ने बनाया है तो क्या बोलेंगे। फिर ये कहानी पता चली कि जो प्रिंसिपल साहब थे, जब वो सहायक अध्यापक थे, तो मेरे पिताजी उस स्कूल में स्टूडेंट हुआ करते थे। और जब मेरे पिताजी 5वीं कक्षा में थे तो स्कूल की दीवारों पर
चित्र बनाए थे सारे, तो वो सब उन्हीं के बनाए हुए चित्र थे। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पिताजी इतने अच्छा चित्र बनाते हैं। तो मैंने कहा आप इतना अच्छा बनाते हैं? तो बोले कि हाँ बनाता था। तो मैंने बोला हमको भी सिखाइए। और उन्होंने मुझे बस एक फूल बनाना सिखाया था, रंगने का सिद्धांत बताया था, और बोले कि इसी आधार पे रंगना, रंगते रहो समझ में आ जाएगा। तो मैं रंगता रहा। हालांकि मेरी माँ रंगने के बड़ा खिलाफ हुआ करती थी। उसको पता था कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री ये सब किताबों को पहचानती थी, और उसको पढ़ता था तो उसे अच्छा लगता था। हाथों में रंग लगा रहता था तो पीटने पाटने लगती थी कि फिर से रंग उठाया था। तो खैर, लेकिन रंगना मुझे अच्छा लगता था। तो लखनऊ में सुरेश चंद्र भट्ट पेंटिंग करते थे। वो ईजेल और पेंट और ब्रश सब खरीद के लाए, लेकिन वो बहुत दिन उससे पेंटिंग नहीं कर पाए। मैं करने लगा। और यहाँ से जो हम डॉक्टरी की तैयारी करने गए थे, वो वहाँ से फिर भटक गए। फिर गिटार, कविता और पेंटिंग जैसी चीज़ों में फंस गए। और उसी दौरान पिताजी पहुँचे लखनऊ, देखे कि मैं क्लास करने नहीं गया हूँ बल्कि बैठ के गिटार बजा रहा हूँ। वो समझ गए कि लड़का खत्म, ये डॉक्टर नहीं बनना होता है। वहाँ से मुझे वापस फिर अब इलाहाबाद बुला लिया गया। मतलब मैं अभी तक इंटरमीडिएट पास करने के बाद इस तीसरे शहर में तीसरे साल में पहुँच गया। और मेरे पिताजी बोले कि अब तुम सीधा बीएससी ज्वाइन कर लो, और बीएससी कर लो, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर बनना है या क्या बनना है उसके बाद देखा जाएगा, पहले बीएससी करो। तो मैं बीएससी ज्वाइन कर लिया। पढ़ने नहीं जाता था, अब मेरा मन उचट गया था। क्या करता था? बहुत सी चीज़ें करता था। यारबाजी, इश्कबाजी, घूमना फिरना, इस तरह की सब चीज़ें होती थी। तो बीएससी तो किसी तरह पास हो गया। इंटर में जो जानता था उसी के आधार पे। बीएससी सेकेंड ईयर में जाते जाते मुझे लगा कि या तो फेल हो जाऊंगा या थर्ड डिवीजन पास होऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। तो वहाँ से वापस आया, और सोर्स वाला आदमी था, पॉलिटिकली स्ट्रांग था यूनिवर्सिटी में। मतलब थोड़े दिन नेतागिरी वाला भी चस्का लगा। तो मैं फटाक से जाके और बीए में एडमिशन ले लिया। और घर वालों को बिना बताए, घर वाले सोच रहे थे कि बीएससी पार्ट 2 होगा, बीएससी पार्ट 3 हो गया, और इधर मैं बीए पार्ट 1 कर रहा हूँ। उसी दौरान मेरी शादी हुई। लड़की वालों से घर वाले बोले कि लड़का बीएससी थर्ड ईयर में है, शादी उदी हो गई। इसी दौरान मेरा बीए हो गया और सब अच्छे नंबर से पास हुआ। अच्छे अच्छे दोस्त थे मेरे। तिलैया स्कूल के पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त थे, जिसमें सब आज की डेट में बहुत बड़े बड़े जगहों पे ऑफिसर्स हैं। तो वो लोग दोस्त थे। तो उसमें एक मुन्ना कुमार सिंह हैं, अभी सीआरपीएफ में अधिकारी हैं। वो आए मेरे पास और कहे कि अब क्या आगे का क्या इरादा है। तो मैं 2 मिनट के लिए सोचा कि आगे मुझे क्या करना है। और तब तक मैं थोड़ा इलाहाबाद रहते रहते अब अपने आप को आज़ाद सा महसूस करने लगा था। पिताजी नहीं देख रहे हैं इस बात को अब अच्छी तरह महसूस करने लगा था। और ऐसा महसूस करने लगा था कि अब मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और इस दौरान मैं एनएसडी वगैरह के बारे में कहीं कुछ छपता था तो मैं उसे बड़े चाव से पढ़ता था। तो मुझे ये पता था कि नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और इस तरह के लोग एनएसडी में पढ़ के गए हैं। और मुझे अच्छी फिल्में अच्छी लगती थी, अच्छे एक्टर अच्छे लगते थे। बाकी बहुत कुछ ज्ञान नहीं था मुझे, थिएटर और नाटक और इस तरह ज्ञान नहीं था, बट ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। तो मैं मुन्ना से बोला कि यार मुन्ना, दिल्ली में एक स्कूल है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसमें मुझे एडमिशन लेना है, चाहे जितना कठिन एग्जाम होगा मैं पास कर जाऊंगा। तो मुन्ना जानता था, उसने बताया कि महाराज उसके लिए नाटक करना पड़ेगा और नाटकों का अनुभव उसके लिए चाहिए। तो मेरे परिचित हैं मलय मिश्रा, उनसे आपको मिलवा दूंगा, फिर वो आपको सही जगह बता देंगे, फिर आप नाटक कर लीजिए, फिर एनएसडी आप दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके ठीक दूसरे दिन अखबार में निकला था नाट्य कार्यशाला आज से।
उसके नीचे लिखा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजयनगरम हॉल में आज शाम 4 बजे से शहर के जाने माने रंगकर्मी रंग निर्देशक श्री अनिल रंजन भौमिक के निर्देशन में नाट्य कार्यशाला आज से उसकी शुभारंभ की जाएगी। और मैं पहुंच गया विजयनगरम हॉल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहाँ भौमिक दा बैठे थे, तो यंग से थे उस समय एकदम, अभी भी यंग है, रिटायर हो गए लेकिन यंग ही हैं। तो मैं दादा से पूछा कि यहाँ नाटक वाटक होगा क्या? तो दादा मुझे बड़े गौर से देखे, बोले कि हाँ करना है क्या? मैं कहा हाँ। तो उनसे भी मैं पूछा तुम भी आए हो क्या, नाटक वाटक करते हो? तो बोले हाँ। लेकिन थोड़ी देर बाद देखे बच्चे आए, उनको वहाँ प्रणाम दादा, तो मैं समझ गया। तो वहाँ से मैं पहली बार थिएटर जैसे शब्द से अच्छे से परिचित हुआ। उसके पहले मैं थिएटर, मुझे नहीं याद है कि मैं परिचित था कि नहीं था। थिएटर सुनता था, वो जो गांव देहात में खराब ढंग से बोला जाता है ना थिएटर, वो सुनता था, बट थिएटर बहुत अच्छे से नहीं पता था। और फिर भौमिक दा एक ऐसी नाट्य कार्यशाला उस समय कर रहे थे जिसमें 15-17 जिलों के लड़के लड़कियां आए हुए थे। कोई एक संगठन था, ब्लड डोनर्स फोरम या ऐसे कुछ करके था, जिसके लिए दादा को नुक्कड़ नाटक का एक तरह से अभियान चलाना था, जिसका प्रशिक्षण वो दे रहे थे। तो मुझे बड़ा मजा आया, इतने सारे लड़के लड़कियां, और उसमें सुबह उठ के एक्सरसाइज हो रही है, हो रहा है, मुझे बहुत आनंद आने लगा। और मुझे मेरे दोस्त, और उस समय तक मैं थोड़ा नेतागिरी, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो सब करता था, नेता होता सब परिचित थे। तो मुझे लोग बोलते थे कि हो गया ना 2 दिन, अब बस करो, कि कितना दिन जाओगे, रोज जाओगे क्या अब? तो उन लोगों को लगता था कि ये कहाँ ये सब कर रहा है। तो मैं उन लोगों से बोलता था कि यार मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं ये करूँगा। तो बहुत लोग हंसी उड़ाते थे। उन लोगों को लगता था कि ये बहुत दिन नहीं टिकने वाला है, लेकिन मुझे मजा आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर नुक्कड़ नाटक 2-3 महीने हुआ। उसके बाद एक शाम को भौमिक दा मुझे बुलाए और बोले कि तुम्हें, उस समय वो स्पार्टकस की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे एक महत्वपूर्ण किरदार क्रासुस का उसमें दिए, सेनापति क्रासुस का। हालांकि उस समय मैं भोजपुरी इलाके से आया था, तो मुझे श और स का फर्क नहीं पता था, नुक्ता क्या होता है मुझे नहीं पता था। मेरे स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे वो बेचारे जैसे पढ़े थे वैसे पढ़ाते थे। वो पढ़ाते थे छोटका स, बड़का स, पेटफरवा स, तीनों स अलग अलग। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लोग बोलते थे कि शुरू, मैं बोलता शुरू, जिंदगी, मैं बोलता था जिंदगी। फिर भौमिक दा एक उर्दू टीचर लाए, वो मुझे समझाते थे। अंत में वो भी हाथ जोड़ के चले गए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे थोड़ा आघात लगा और मैं अब शर्म भी आई और मैं दिन भर रटना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करते 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 समझ गया कि जिंदगी और जिंदगी में क्या फ़र्क है। हालांकि अभी भी मैं आराम से जब बोलता हूँ तो मेरा भोजपुरीपन भारी पड़ता है, मैं जिंदगी ही बोलता हूँ, लेकिन आप स्क्रिप्ट दे देंगे तो जिंदगी बोल दूँगा। तो ये, तो फिर मेरा नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ। नाटक कर रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा मतलब हमको अच्छा लग रहा था, मतलब मन तो करता था कि सुबह से शाम तक नाटक हो, सुबह से शाम तक केवल नाटक की बातें हों, लेकिन मज़ा ये नहीं आ रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ हो पा भी रहा है कि नहीं पा रहा है। नाटक करने के बाद जब ख़त्म होता था तो दर्शक आते थे और ग्रीन रूम में जो आर्टिस्ट लोगों को वाह वाह कहते हैं, तो मुझे वो सब फेक लगता था। हालांकि मेरे घर वाले तो थे नहीं कि आएंगे आप बोलेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी 2-4 परिचित होते थे। लेकिन मुझे बड़ा फेक लगता था कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि आप इस तरीके से करें, और मुझे वाकई में करना था। ये मुझे समझ में आ रहा था कि यार मुझे वाकई करना है, जैसे वाकई वाह मिले मुझे। और फिर जूझते जूझते मुझे ये लगता था कि एक्टिंग कर तो रहा हूँ यार, लेकिन वो आनंद, मलय मिश्रा मुझे हमेशा बोलते थे कि
अच्छी एक्टिंग तभी तुम्हें समझ में आएगा ना, तुम्हें कुछ अजीब सा फील होगा स्टेज पे, लगेगा कि तुम नहीं हो, तुम कोई और हो। तो वैसी फीलिंग नहीं होती थी। फिर करते 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 भौमिकदा विमांशु भाई का एक प्ले आया हम लोगों के पास, मंथन। विमांशु भैया उस समय मुंबई में थे और बहुत सारे सीरियल लिखते थे, बहुत बिजी थे। फिर भी उन्होंने मंथन लिख करके दिया और प्रथम मंचन हम लोग किए थे, भौमिकदा के समानांतर ने किया था और उसमें मुझे घटोत्कच का रोल मिला। और वो करते समय भी मुझे लगा कि ये कुछ लग रहा था कि जैसे ही मैं करना शुरू करता था तो लगता था कि ये मैं नहीं हूं। संवेदना, तकलीफ, उसकी पीड़ा, वो सब अपनी लगती थी। लगता था कि जो इन राजवंशियों ने जो अत्याचार किया है वो मेरे साथ किया है। इस भीम ने मेरी मां के साथ छल किया है। हम जंगली के जंगली ही रह गए और इस्तेमाल कर लिया हमारा ही, मरवा डाला हमें। तो वो तकलीफ, वो पीड़ा मुझे अपनी लगती थी। और सचमुच उस शो के बाद मंथन जब हुआ, जिस रात हुआ, उस रात में ग्रीन रूम में आया तो मुझे नहीं याद है कि मुझे कोई क्या कह रहा था, वाह कह रहा था कि नहीं कह रहा था। लेकिन मुझे उस समय ये लग रहा था कि मैं सही जगह हूं, मैं थिएटर सही कर रहा हूं और मैं थिएटर ही करूंगा। और मैं इस दिशा में, जो एक कला का क्षेत्र था, उस दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। मैंने उसके पहले बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं। मैं एक मध्य वर्ग के किसान का बेटा, इतने सालों से शहर में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस घर से पैसे मंगा के पढ़ाई के नाम पे, और उनकी आशाएं भी नहीं पूरी होंगी, कोई अच्छी नौकरी भी नहीं करूंगा, और ये सब कर रहा हूं। कुछ क्या कर रहा हूं मैं, किस दिशा में जा रहा हूं और उनको क्या जवाब दूंगा। क्योंकि हमारा मध्य वर्ग में ये है कि हमें जवाब देना पड़ता है। कल को पिता पूछ देगा कि मैंने अपने जीवन की गाड़ी कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दी, तुमने क्या दिया, तुमने क्या किया। क्योंकि जब एक पिता, अपने मध्यवर्गीय पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है तो ये सोच के पढ़ाता है कि ये उन्नति करेगा और ये उन्नति परिवार की उन्नति होगी। और उस समय वो पिता अपने घर की बाकी चीजों की उन्नति रोक देता है, उसको उन्नति कराने के चक्कर में। तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि मैं इतना बड़ा घर बनवा लिया, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं इसकी रेलिंग बनवा दूं, सारा पैसा तुम लोगों को दिया। तो हम दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई योगेश, वो भी इलाहाबाद में आया था पढ़ने और वो भी मेरे पीछे पीछे थिएटर। तो बहुत तकलीफ दे स्थिति थी। लेकिन जब मैं मंथन किया और उस रात ग्रीन रूम में मुझे लगा कि शांति भूषण तू सही जा रहा है, और उस दिन आत्मविश्वास जगा कि कर लूंगा मैं कुछ। उसके बाद फिर तो बहुत सारे नाटक हुए, सचिन सर के साथ भी, सचिन तिवारी जी के साथ भी नाटक किया, महाभोज, दंगा, प्रगतिशील, इन द जोन। नंदू ठाकुर के साथ एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही बेहतरीन प्ले गोदान में होरी महतो किया था। वो भी अविस्मरणीय प्रस्तुति थी, अद्भुत थी वो। तो इस तरह से नाटक करता रहा और पढ़ाई लिखाई करता था, पढ़ने लिखने का शौक था, लिटरेचर। और अब ये था कि थिएटर में आने के बाद जो भी मेरे गांव में जो इच्छाएं मेरी दब गई थी, मतलब मैं मुन्ना कुमार सिंह से सीधा बोला NSD जाऊंगा, तो कहीं न कहीं वो जो गांव में मुझे रामलीला में भाग नहीं लेने देते थे लोग, उस सबका वो बदला था।
ऐसा लगा था कि मैं अब दिखा दूंगा कि देखो। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ अपने गांव में दोस्तों से कि मुझे रामलीला में राम लक्ष्मण बना दिए होते तो शायद मैं मुंबई नहीं जा पाता। मेरी वो सारी इच्छाएं वहीं फल फूल पुष्पित पल्लवित होकर के खत्म हो गई होती। लेकिन वो जो एक जो मन के अंदर, एक बच्चे के मन के अंदर एक जो गांठ बना दी थी ना, ये कलाकार तो मैं भी हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे मेरे पिताजी करने नहीं दिए, मैं भी दिखा सकता था। तो वो गांठ बड़ी होती है और उसे मैं जब कि मैं अब उसे फोड़ सकता हूं तो मैं फोड़ने के लिए चल पड़ा। तो खैर इलाहाबाद में थिएटर में बड़ा ही अब अच्छा महसूस करता था, अच्छे थिएटर हो रहे थे और उस दौरान अच्छा थिएटर हो भी रहा था, चारों तरफ लोग अच्छा काम कर रहे थे, रेडियो से भी जुड़ गया था और शहर के सारे अच्छे साहित्यकार कलाकार सबका सानिध्य मिलने लगा, सब लोगों के साथ अच्छे संबंध हो गए, पढ़ना लिखना समझना। यश मालवी जैसे बड़े भाई मिल गए, कैलाश गौतम जैसे बड़े भाई रेडियो में, मतलब मार्गदर्शन का मतलब उससे अच्छा मार्गदर्शक किसी को क्या मिले, मतलब हर रोज उनके साथ समय बिताना। तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन सवाल ये था कि रोजी रोटी का कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बम्बई के बारे में नहीं सोचता था उस समय। मैं कसम से बता रहा हूँ कि मैं नहीं सोचता था। इवन मैं चिढ़ता था जब मेरे कोई ग्रुप में कोई मुंबई की बात करता था तो मुझे थोड़ी सी चिढ़ होती थी। मैं अगर थिएटर कर रहा हूँ, कोई नया लड़का आया, मैं उससे बोला गाते हो, तो बोलता था कि हाँ, और मैं बोलता था कुछ सुनाओ, और जैसे ही कुमार शानू शुरू करता था या कोई फिल्मी गाना तो मुझे बहुत चिढ़ हो जाती थी। मैं सीधा बोलता था इसको तो फिल्मों नहीं आया यार, फोक गाओ फोक। तो मैं मुंबई के बारे में नहीं सोचता था और मेरी शादी चूंकि बहुत पहले ही हो गई थी, मैं 22-23 साल का था तभी, तो मेरे बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और रेडियो से 800-900 हजार ये मिल जाते थे, उससे क्या होगा। अब सवाल ये उठता था कि घर में घर वाले भी अब तंग आ गए थे, बोलने से मैं आगे की चीज़ हो चुका था। तो गांव जाता था तो पिताजी का एक चेहरा बड़ा ही तकलीफ देह मुझे लगता था, उनकी चिंता की लकीरें और एक साइलेंस घर में, और गांव वाले बहुत ही अफसोस की तरह बोलते थे कि का हो कुछ ना कैलो, तो कुछ नहीं किए। थोड़े हर जगह कैरेक्टर होते हैं जो थोड़े से उस तरह के लोग होते थे, वो लोग बोलते थे कि अब तो घर का जमीन जायदाद ही बेचना रह गया है, कब से बेच रहे हो, इस तरह की बातें सुनते थे। फिर अंत में तय किया कि यार हिंदी नाटक करके मैं जीवन यापन इलाहाबाद क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और फिर मुझे वहां जाना चाहिए जहां से मेरा पेट भर सके, और फिर मैं मुंबई आया। जब मैं मुंबई के लिए चला तो आपको बताऊं कि मैं ये सोच के नहीं चला था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं ये सोच के चला था कि एक सिनेमा की दुनिया है, सिनेमा का काम करूंगा। सरवाइव करना पहली शर्त थी कि मुझे भी जिंदा रहना है और मेरे परिवार मेरे बच्चों को भी जिंदा रखना है। और मुझे किसी एक चीज से प्रेम नहीं था, ना अभिनय से, ना निर्देशन से, ना लेखन से। मुझे सिनेमा से, इस कला माध्यम से प्रेम था, जैसे थिएटर से प्रेम था, वैसे ही कि मुझे सिनेमा का काम करना है, सिनेमा कर्मी बनना है। तो आया, मैं विवांशु भैया के पास गया था, तो पूछे कि क्या करूँ, तो मैंने कहा कि डायरेक्शन असिस्ट सोच रहा हूँ। तो वो चौंके, अरे यार
में पोटेंशियल है, तुम एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो खैर एक उस समय तो डायरेक्शन में इसलिए भी जाना चाह रहा था कि मुझे समझना था इस मीडियम को, और इसको समझने का सबसे सही जगह था डायरेक्शन, क्योंकि आप सेट पे होते हो, कैमरे के पीछे रहते हो, सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो। तो सीखना भी था और ये भी था कि डायरेक्शन में कुछ दिन बाद आपको पैसे मिलने लगेंगे महीने में, तो मुझे इस शहर में टिकना भी था। तो वो इलाहाबाद से ही तय कर लिया था कि डायरेक्शन में रहूँगा तो मैं शहर में टिक सकता हूँ। तो कुछ साल डायरेक्शन किया, फिर मुझे लगा कि अब एक्टिंग कर सकता हूँ, मतलब शहर को समझ लिया, बूझ लिया, तो एक्टिंग में भी आया। लेकिन वो एक्टिंग का वो जो समय था वो हम लोगों लायक नहीं था, वो बहुत ही माचो मैन टाइप का समय था, और इंग्लिश और वो जो करोड़ों की बातें हुआ करती थी धारावाहिकों में, और लाल पीली दीवारें होती थी पीछे, तो उसमें आपके लिए रोल या तो एक पुलिस वाले का, वॉचमैन का, ड्राइवर का, दूध वाले का, इसी टाइप का होता था। कुछ दिन किया, लगता था कि ठीक ठाक, मतलब बहुत निराशाजनक नहीं था, चल रहा था, लेकिन मुझे जल्दी कुछ करना था। और मैं मुंबई आने से पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक हूँ। मैं पढ़ता था, बहुत किताबें पढ़ता था, पढ़े लिखों के साथ रहता था, मैं नाटकों का निर्देशन करता था, एक्टिंग करता था, लिखना होता था तो मैं अपने छोटे भाई को बोलता था कि यार मुझे ना यहाँ पे एक सीन ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा लिख दो, तो उससे लिखवा लेता था। मैं स्वयं नहीं लिखता था। लेकिन जब मैं मुंबई में, जब मैं एक्टिंग कर रहा था, तो उस समय ऐसे ही स्वांतः सुखाए एक दो कहानियां लिखा। उसके बाद फिर लगा कि लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है, बट अटेम्प्ट नहीं करता था। तो मेरे एक दोस्त हैं तबरेज खान, वो डायरेक्टर हैं, उनका एक शो था ईटीवी पे, उसमें मैं मेन विलन करता था। और उस समय उनको दूरदर्शन से एक प्रोजेक्ट मिला था, लोकगीतों पे एक प्रोजेक्ट था, तो वो मुझसे डिस्कस करते थे, क्योंकि पता था कि इसको फोक आता है। तो मैं उनको बताया करता था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए एपिसोड। तो रोज वो दोपहर में लंच के टाइम उनके यहाँ राइटर आते थे, और उस राइटर का इंटरव्यू होता था, और वो राइटर रिजेक्ट होता था कि नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर एक दूसरे दोस्त ने कहा कि यार तुम दोनों रोज मैं देखता हूँ इंटरव्यू लेते हो और रिजेक्ट कर देते हो, तो शांति से ही क्यों नहीं लिखवा लेते हो? जब इसे पता है कि कैसा होना चाहिए तो इसी से लिखवा लो। फिर वहां से तबरेज ने कहा अरे हाँ यार तो ही लिख। तो पहले तो मैं डरा, लेकिन मैं फिर लिखा और बहुत अच्छा हो गया। तो वहां से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि लिखना चाहिए। और फिर इन दिनों में सहारा समय के लिए जो मुंबई में इलाहाबाद के लोग थे उनके बारे में लिखता था। सहारा समय प्रिंट का जो अखबार था, तो उनके बारे में लिखता था कि ये मुंबई आए, कैसे किए, क्या किए, उनके बारे में। तो उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा, विभांशु भैया के बारे में लिखा। तो एक दिन मुझे एक फिल्म स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी, मनोज तिवारी मुहूर्त करने आए थे, और मेरे दोस्त जो कल परसों नहीं रहे बेचारे, उनका देहांत हो गया परसों, धनंजय मिश्रा, भोजपुरी फिल्मों के बड़े संगीतकार, परसों उनकी अचानक 42 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। तो वो मुझे बुलाए थे अपने रिकॉर्डिंग में और बोले थे कि मनोज तिवारी मुहूर्त करेंगे, तो मैं आपको वहीं पे मिलवा दूंगा मनोज तिवारी से, तो उसमें आपको रोल दिलवा दूंगा। तो इस तरह कुछ सेटिंग थी हम लोगों की। तो वहां पे मैं पहुंचा था,
थोड़ी देर बाद वहाँ विभांशु भैया एक सज्जन के साथ पहुंचे। हाँ, विभांशु भैया लिख रहे हैं कि मेरे बारे में बहुत सुंदर लिखा था सारा में, तो आप सुंदर काम किए थे इसलिए सुंदर लिखा था भैया। तो विभांशु भैया मधुसूदन शर्मा नाम के एक प्रोड्यूसर के साथ वहाँ पहुँचे मनोज तिवारी से मिलने। मैं मिल गया, अरे अरे कैसे हो। फिर वहाँ से हम लोग, वो लोग अपना मनोज तिवारी के सेक्रेटरी का नंबर मिला। मनोज तिवारी ने बोला कि हम लोग बाद में मिलेंगे, ऐसा सब हुआ। उसके बाद बोले आओ चलो बाहर चाय पीते हैं। तो बाहर हम लोग निकले चाय पीने। विभांशु भैया बोले कि भोजपुरी डायलॉग तो तुम लिख लोगे ना? तो मैंने कहा हाँ लिख लूंगा। तो बोले ठीक है मैं बताता हूँ ऐसा वैसा। फिर एक दिन विभांशु भैया मेरे मोहल्ले में आए कि आ जाओ हम यहीं राय चलेंगे कहें। तो मैं गया तो वहाँ देखे अनुपम श्याम से मीटिंग हुई, उनको के लिए बात हुई। उसके बाद एक मधुसूदन शर्मा की गाड़ी थी, कहते तुम इसमें बैठो और जाओ, मैं आता हूँ शाम तक। तो हमको मधुसूदन शर्मा लेके चले आए भाईंदर, और वहाँ से पता चला कि एक भोजपुरी फिल्म है, विभांशु भैया स्टोरी स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, उसका डायलॉग लिखना है। तो फिर मैं वहाँ रोज सुबह जाता था भाईंदर, और दोपहर भर वहाँ लिखता था। फिर शाम को विभांशु भैया वगैरह आते थे, फिर सुनते थे। तो लगभग 1 आध महीने में फिल्म का डायलॉग कंप्लीट हुआ। फिर फिल्म की शूटिंग हुई, हम सब ने छोटे छोटे रोल भी किए उसमें। फिल्म बहुत अच्छी बनी। उस फिल्म का नाम साथी संगाती है, और फिल्म बिहार में रिलीज हुई, दुर्भाग्यवश यूपी में नहीं हो पाई, बट फिल्म बहुत अच्छी बनी। प्रभात प्रभाकर जी हैं उसके निर्देशक। कृष्णा अभिषेक जो अभी कॉमेडी वाला है कृष्णा, वो उसमें हीरो था। फिल्म बहुत अच्छी थी। तो उस फिल्म के लिए मुझे उस वर्ष का बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड मिला, जो मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जब मिला तो मुझे लगा कि सही है। अब वहां से एक लेखक जन्म लेना शुरू हुआ, और वहां से फिर मैं डीडी का एक शो लिखा, जाएं कहाँ। तो एक कॉन्फिडेंस ये आया। उस समय डर लगता था कि डेली सोप मतलब हफ्ते में 5 एपिसोड की कहानी कैसे कोई लिख सकता है, मुझे डर लगता था। लेकिन हाँ, सुशील जी ने भी किया था, सुधा जी, बिल्कुल, हाँ जी, नमस्ते। तो उस जाएं कहाँ में मैंने ये प्रैक्टिस कर ली कि हफ्ते में 5 एपिसोड कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन पैसे नहीं मिलते थे बहुत, और इधर मैं फैमिली भी बुला लिया था कि मैं अब अपनी वो जिद एक्टिंग करने वाली और एक सितारा बनने वाली छोड़ दी है कि दुनिया मुझे देख के चिल्लाए, आ जाओ तुम लोग, अब मैं मजूरी करके खिला दूंगा टाइप का। तो बीवी बच्चे भी आ गए थे। लेकिन डीडी का शो लिख के पैसे से अच्छे नहीं मिलते थे मुझे, तो मैं फिर छोड़ दिया। और मुझे उस समय कलर्स नया नया चैनल शुरू हुआ था, उसमें फिर एक बार कैरेक्टर मुझे मिल गया, फिर मैं करने लगा। 1-2 प्रोड्यूसर्स मुझे मिले, तो मैं गया उनके पास, और वो लोग बोलते थे कुछ नया कुछ सुनाइए। तो जैसे ही मैं नया सुनाता था तो वो तुरंत बोलते थे कि कभी सास कभी बहू नहीं देखे थे क्या, कुमकुम नहीं देखे क्या। तो मैं चिढ़ जाता था कि यार नया फिर क्या मांग रहे हो, फिर बोलो ना पुराना सुनाओ। तो ऐसे ही मुझे एक बार फोन आया कि एक प्रोड्यूसर हैं और आप मिल लीजिए। तो मैं गया मिलने, तो उन्होंने बोला कि कुछ नया है आपके पास। तो मैंने बोला कैसा नया, कुमकुम टाइप का या कभी सास कभी बहू थी टाइप का। तो आदमी चिढ़ गया कि मैं कैसे बदतमीज की तरह बात कर रहा हूँ। तो मैं उसको बताया कि नहीं, दरअसल 1 मिनट रुकिए, मेरे ललाट पे ना बहुत धूप आ रही है, इसको सही कर दो। लाल हो गया। तो खैर मैं बताया, उसके बाद उसने
बोला नहीं नहीं मुझे नया चाहिए। तो मैं एक गांव की कहानी सुनाया उनको। कहानी उसको अच्छी लगी। लोग नेक्स्ट डे जी टीवी गए, जी टीवी में वो कहानी सुनाई गई। उसके बाद बैठे लोगों ने कहा कहानी बहुत अच्छी है, इसकी दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम बताते हैं। 15 मुझे प्रोड्यूसर का फ़ोन आया कि यार शांति, उन लोगों का फ़ोन आया था। दरअसल वो लोग वो कहानी नहीं करना चाहते हैं जो तुम सुनाए थे, वो एक दूसरी कहानी चाहते हैं जिसे तुम लिखो। तो मैंने पूछा क्या? तो मैं गया ऑफिस में, तो मुझे बताया गया कि उनका एक कंसेप्ट है कि एक लड़की है जो खरीद के लाई जाएगी, और मैंने कहा कि ठीक है। तो वहाँ पे और भी कई एक्सपर्ट टाइप के, राइटर टाइप के लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। तो वो लोग बात कर रहे थे कि कहानी वहाँ से शुरू होती है जब वो खरीद के आती है। तो मैंने कहा कि नहीं, कहानी उसके पहले शुरू होती है। कहानी ये कि वो क्यों बेची जाती है। तो प्रोड्यूसर ने बोला कि तू जा तू लिख के ला। वो प्रोड्यूसर आज के डेट के बड़े प्रोड्यूसर हैं, सिद्धार्थ तिवारी। और फिर मैं अगले जन्म की कहानी लिख के ले गया जी टीवी, और अगले जन्म में बिटिया ही की जो शो, पहला मेरा सैटेलाइट पे कोई शो हुआ। तो वो मैं सुनाया। तो वहाँ पर्ल ग्रे उस समय हेड थी चैनल की, जी टीवी की। तो उनको बहुत पसंद आई कहानी, लेकिन 2-3 मीटिंग बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसी दिन मुझे ये भी पता चला कि वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अरे यार, मैं कम से कम बताता कि मैं भी इलाहाबाद से हूँ। और 3-4 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि मैं पर्ल बोल रही हूँ, मिलना है मुझसे। तो मैं उनसे मिला और गया पर्ल ग्रे के साथ में शो किया। तो इस तरह से मेरी कहानी फिर चलती रही, बढ़ती रही, और आज भी बढ़ रही है। तो कुल मिला के संक्षेप में या विस्तृत जो कहें, ये रही मेरी बातें। अब शून्य से शिखर पर हम सब साक्षी हैं। धन्यवाद विभांशु भैया। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि मैंने जिंदगी को, दुनिया को तो नहीं कह सकता हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है और मैं दुनिया नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जिंदगी जितनी दिखाई दी है उसको मैंने उलट पुलट के देखा है। जिंदगी के जितने रेशे नोच सकता हूं, नोच के समझने की कोशिश किया हूं। और हर एक मेरा जुमला कह सकते हैं, आजकल तो जुमला वो वाला नहीं, बट है कि हर चोट मुझे और पहले से और ताकतवर बनाती है। तो मैं जिंदगी को इसी तरह से लेकर के चला। चोट लगी, दर्द से रोया कराहा, लेकिन हमेशा पाया कि उसके बाद मैं पहले से थोड़ा और मजबूत हो गया। प्रतिज्ञा सीरियल के बारे में बताइए। एक समानांतर परिवार पे मुझे भी गर्व है दादा। समानांतर ने बाएं चलना सिखाया, समानांतर ने सही चलना सिखाया।
प्रतिज्ञा सीरियल दरअसल पॉल ग्रे मिली मुझे और बोली कि एक कहानी करनी है, तो डिस्कशन होने लगा हम लोगों का कि कैसी कहानी होनी चाहिए, क्या कहानी होनी चाहिए। तो और उस समय नए नए हम लोग मिले, तो ये सब भी बातें हुई, अरे आप बताएं नहीं कि आप इलाहाबाद से हैं, मैं भी इलाहाबाद में था, ऐसे वैसे कब थे, मैं भी वैसे समय था, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये हुआ कोई कहानी बनाते हैं। तो बातचीत करते करते ऐसी एक उड़िया लड़की भी थी हम लोगों के साथ बैठी, तो उसको हम दोनों मिल के बताने लगे थे कि इलाहाबाद में ऐसे होता है तो वैसे होता है, इलाहाबाद के लड़के ऐसे होते हैं तो लड़कियां ऐसी होती हैं, इलाहाबाद में गुंडे ऐसे होते हैं तो वैसे होते हैं। तो ये बात करते करते ऐसा महसूस हम दोनों को हुआ कि इलाहाबाद के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का सोच, ये सब आखिर हम बता ही रहे हैं ना इनको, और ये आंखें फाड़ के सुन रही, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो जिसमें बहुत तरह के संस्मरण कि लड़के लड़कियों को, लड़की को नहीं पता है लेकिन लड़के उसमें गुलाबी वाली मेरी तो पीली वाली तेरी, तो उसकी भाभी जी, तो ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था, ऐसे हाँ ऐसे होता है। तो फिर वहीं पे बातचीत के ही दौरान ये हुआ कि तो इलाहाबाद पे ही कुछ किया जाए क्या। और हाँ ब्रजेश भाई, हम तो निम्बस को भूल ही गए। निम्बस को मैं बताना भूल गया, और ब्रजेश भाई को ये बताना भूल गया कि जब मैं बम्बई में पहली बार आया तो पहला मुर्गा और मुर्गा के साथ वाली चीज ब्रजेश व्यास ने मुझे खिलाया और पिलाया, और निम्बस पहुंचाने का इन्होंने टिकट दिया मुझे। अब निम्बस में इनके दोस्त सुकेश मोटवानी साहब थे, तो इन्होंने निम्बस तक मुझे भेजा कि तुम चले जाओ सुकेश से मिल लेना, और वहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया था। और फिर बाद में व्यास जी भी निम्बस चले आए थे, निम्बस ज्वाइन कर लिए थे। तो हम और व्यास जी एक साथ, व्यास जी मतलब ब्रजेश व्यास प्रोडक्शन कंट्रोलर उस समय थे हमारे एक शो कुछ रेत कुछ पानी के, तो हम लोग एक साथ उसमें काम करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। व्यास जी हमको प्यार से डॉक्टर डॉक्टर कहते थे, क्योंकि मैं कुछ दवाएं अपने साथ रखता था और ज़रूरत पड़ने पे दे दिया करता था होम्योपैथी की दवाएं। और बहुत एंजॉय करते थे हम लोग छुट्टियों में। अक्सर कभी कभी व्यास जी भी आते थे हमारे मीरा रोड में सब परिवार, और हम लोग जब इनके यहाँ कुछ बनता था तो इनका फ़ोन आ जाता था कि बन रहा है, तो हम लोग पहुँच जाते थे। तो खैर, तो इस तरह से प्रतिज्ञा में ये हुआ कि फिर इलाहाबाद को ही पकड़ के कुछ बनाते हैं। मैं कई घटनाएं जानता हूँ जिसमें इलाहाबाद में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बदमाश किस्म के थे, और उन्होंने बहुत अच्छी लड़की से शादी कर ली। मेरा एक दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसके ताऊ का एक लड़का गुंडा था, मतलब हिस्ट्री शीटर, भागने वाला, रिवाल्वर बंदूक बम वाला, और उसने एक नर्स से शादी की थी, और वो गुंडा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, और वो नर्स थी। तो मैं हमेशा उससे पूछा करता था, वो देख रहा होगा तो समझ रहा होगा कि मैं उसके बारे में, भाई नाम नहीं ले रहा हूँ, तो पूछा भी करता था कि यार कैसे क्या। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में थी प्रतिज्ञा के समय। और एक मेरे ताऊ जी हैं, उनका नाम है गर्जन सिंह। ओह सॉरी, हाँ समझ लीजिए वही, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे। तो उनकी मूछें बड़ी, और एकदम जब मैं छोटा था तो वो उनको देखता था तो भागता था गली से, इतना डरावने लगते थे, और बहुत ही कड़क आवाज। और तो सज्जन सिंह बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी छवि मेरे दिमाग में घूम रही थी। और मेरे पिताजी या मेरे दादा
मैं हमेशा सज्जन सिंह अनुपम श्याम भाई से कहा करता था कि मेरे पिताजी में अगर बांटूं तो 10-20 सज्जन सिंह निकल आएंगे, लेकिन वो विलेन नहीं है। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करने वाले इंसान है। वो बहुत मस्त आदमी है, बहुत इंटरटेनिंग है। वो दारू पी के नाच भी देते हैं और गुस्साते हैं तो इतना जोर से गरजते हैं कि आदमी हिल जाता है। और उनकी बातें बड़ी अजीब सी होती हैं, जैसे डरावनी सी लगती हैं। तो उनको मैं समझाता था। जैसे मेरे पिताजी का फोन आएगा रात में, तो उधर से फोन आएगा, मेरा हेलो हेलो, हाँ बाबू खुश रहिए और सब फिट, हाँ फिट, यहाँ भी सब ऑल राइट, ले रे बुता दे। तो कोई बगल में जो खड़ा है उसको बोलेंगे बुता दे। तो वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन पर्दे पे उस चीज को, जब अनुपम श्याम इसी चीज को करते थे तो लगता था कि अरे क्या कैरेक्टर है। तो प्रतिज्ञा में हमने इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश, स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फ्यूडल सेटअप है, सामंती परिवेश जो है और सामंती मनोवृत्ति जो है, उसको पकड़ करके मैंने वो पूरी कथा रची थी। और उसमें हम और पर्ल मिलके एक ऐसी जुगलबंदी किए थे कि मैंने पर्ल से ये बोलता था कि लड़की आपकी, लड़का मेरा। अब आप बताइए आपकी लड़की कहाँ जा रही है, मेरा लड़का छेड़ेगा उसे। तो इस तरह से जो लड़का लड़की का जो इक्वेशन उस सीरियल में बना, वो हम दोनों की इस तरह की जुगलबंदी, जो आमतौर पे वो ऐसे शहरों में होता है कि रिक्शे से जा रही है लड़की और लड़का कैसे उसको छेड़ रहा है, कैसे एक मेरी परिचित लड़की इलाहाबाद में जा रही थी अपने स्कूल, वो इंटर में पढ़ती थी, एक गुंडा आके उसके रिक्शे में बैठ गया था और वो रोते हुए रिक्शा लेके चली गई थी घर। क्या हुआ तो पता चला कि वो गुंडा फलाना आके बैठ गया था। तो उसकी मम्मी, हम लोग थे तो बोली ऐसा ऐसा है, तो हम लोग गए तो गुंडा उंडा नहीं था, वो था बदमाश टाइप का आदमी था, लेकिन वो गाड़ियों का पंचर बनाने उस तरह की दुकान में काम करने वाला लड़का था। फिर तो इस तरह की उस मेंटेलिटी को हम लोग पकड़े। जब हम लोग रेकी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जब हम लोग चाय पीने के लिए उतरे तो हमारे कैमरामैन यहाँ महाराष्ट्र के संतोष सूर्यवंशी थे, तो उनको मैं कहानी सुनाता था तो बोलते थे शांति जी कि यार कुछ भी लिखते हो यार, कुछ भी बोलते हो आप। तो जब चाय पीने के लिए उतरे तो एक आदमी 500 की नोट लिए हुए था और बगल में एक आदमी बैठा हुआ था और उसको वो दे रहा था। तो वो कैसे दे रहा था, पहले गिन रहा था, तो नोट को ऐसे निकालता, 1 2 3 4 5, लीजिए गिन लीजिए, नहीं तो कहेंगे कम दिया। तो इतना जोर जोर से खींच के 5 गिना है और फिर दे रहा है, कह रहा है गिन लीजिए नहीं तो बोलेंगे कि कम दिया है। तो संतोष सूर्यवंशी देखे और हिल गए कि यार ऐसे लोग होते हैं। मैं कहा हाँ ऐसे लोग होते हैं। फिर संतोष सूर्यवंशी शूट करने गए तो एक आदमी उनके फ्रेम में आ रहा था, तो कहे भाई साहब थोड़ा आप हट जाइए। तो कहे क्यों? कहे आप मेरे फ्रेम में आ रहे हैं। तो वो बोले, भाई साहब बोले कि तो अपना फ्रेम हटा लीजिए ना, छुट्टी लेके शूटिंग देखने आए हैं, अब आप कह रहे हैं फ्रेम में आ रहे हैं, फ्रेम हटा लीजिए। तो संतोष सूर्यवंशी हमको फोन किए, कहे कि यहाँ तो सब कृष्णा है। तो हमने प्रतिज्ञा इस तरह से इसकी रचना की थी। ये सब बीती बातें हैं, अब आगे क्या रचना है वो बात उसकी है। और समय बुरा है, बट बुरे समय को भी खेल भावना से लेना चाहिए। जेब में पैसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रोने का नहीं, उसको भी खेल भावना में। ये देखो साला पैसे नहीं है और समय बुरा है। मैं आराम से इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए बुरा है। तो क्या कीजिए, अच्छे समय का इंतजार और इस खराब समय में अपने को अच्छा बनाने की कोशिश, और अच्छा बनाने की कोशिश। तो
अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, विजय सैनी ने शायद विषय में डाला था कि लॉकडाउन के दौरान उपजी निराशा से लड़ने का कुछ पता नहीं क्या। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बाह्य परिस्थितियों और बाह्य के बारे में बहुत बात करते हैं महामारी के इस दौर में। हाँ, एक्टर और फिल्म से तो बहुत सारी बातें करते हैं बाहरी चीज़ों के बारे में, बाहरी कारणों के बारे में, कि ये था, ये न होता तो ऐसा हो गया होता, ये है इसलिए ऐसा हो रहा है। बात सही है, वो बिल्कुल उसका एक असर होता है, लेकिन हम अपने ऊपर काम कम करते हैं। ईमानदारी से मैं एक बात कह रहा हूँ, पर्सनली मुझे लगता है, मैं जितने लोगों को, मैं तो मानता हूँ कि मैं कम काम करता हूँ ईमानदारी से, लेकिन मैं लोगों से भी मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि हम अपने ऊपर कम काम करते हैं। और तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं सोचा करता था इलाहाबाद में कि काश मेरे पास पैसे होते तो सारी किताबें खरीद के पढ़ लेता, क्योंकि उसमें पढ़ने का नशा था। उतना पैसे नहीं थे कि सारी किताबें खरीद लेता, बट जितना संभव हो पाता था खरीद लेता था। जब खरीदने का सामर्थ्य हुआ तो पढ़ने का समय नहीं। और उस समय मुझे कुछ लोग बोला करते थे कि अभी जितना संग्रह करना है ना कर लो। हाँ, जो भैया कह रहे हैं कि जो अभिनेता उसके व्यक्ति के लिए कोई लोकगीत गवाएगी जरूर। तो मुझे बिल्कुल भैया, मैं अभी गुनगुना खत्म ही करूंगा। मुझे विजय सैनी आप बता देना, समय समाप्त हो गया तो मुझे लगेगा कि ठीक है। तो निराशा को अपने पास नहीं आने देना है और अपने को चेक करना है कि हम कहीं निगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि निगेटिव सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा तकलीफ के सिवा। तो कोशिश, ये प्रैक्टिस की बात है कि अपने को चेक करें कि निगेटिव सोच रहे हैं तो उसी समय तुरंत करेक्ट करें कि पॉजिटिव सोचें। अब ये होगा पॉजिटिव क्या सोचें, ऐसा भी लगता है निगेटिव सोचते समय लगता है कि पॉजिटिव क्या सोचें। तो आप देखिए ना, आपसे भी तकलीफ में कोई है क्या? अगर वो जिंदा है तो आपके लिए तो पूरा संसार पड़ा है महाराज, आप क्यों निगेटिव सोचेंगे? और एक सबसे बड़ी चीज है ईमानदार होना। ईमानदार दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। तो जब अपने प्रति ईमानदार होंगे ना तो अपने ऊपर काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी से पकड़ पाएंगे कि हम अपने ऊपर काम कर पाते हैं कि नहीं। 1 मिनट का पॉज लूंगा, ये गाना सुनाना है आप लोगों को मुझे, और ये बंद हो जाएगा मोबाइल, क्योंकि इसमें 10% बैटरी दिखा रहा है। भाग के केबल लाता हूँ, लगा के फिर गाना सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। आ गया आ गया आ गया आ गया। तो इस खाली समय का सदुपयोग कीजिए, कुछ पढ़िए लिखिए। अभिनेता जो हैं वो अपने उसकी प्रैक्टिस करें, अभिनय से रिलेटेड चीज़ों की प्रैक्टिस करें, स्वर साधना करें। जरा सोचिए, एक गायक जो होता है वो जिंदगी भर रियाज करता है, तानपुरा लेकर के 6 घंटा 5 घंटा रोज सुबह रियाज करता है। क्यों? क्योंकि वो गाता है। क्यों रियाज करता है? कि सुर सही लगे, शुद्ध लगे।
ताकि आवाज से लोगों को मोहित किया जा सके, सुरीला बना रहे। एक अभिनेता का भी तो काम वही है ना, उसके भी तो सुर सही लगने चाहिए, शुद्ध लगने चाहिए। तो अभिनेता अपने अभिनय के लिए क्या प्रैक्टिस करता है, कितनी करता है, ये सोचने वाली बात है ईमानदारी से। और माहौल की, समय की, समाज की प्रॉब्लम्स को ना देख करके, उन कवियों को ना देख करके कि कास्टिंग डायरेक्टर चाहेगा तो मेरी हो जाएगी, ना देख करके, या चैनल चाहेगा तो मेरी कहानी पास हो जाएगी, या मैं अच्छा तो लिखा था लेकिन सामने वाले को नहीं समझ में आया, या मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं उनको ही नहीं समझ में आता है। ये सब चीजों को छोड़ करके हम वाकई अपने आप पे काम करते रहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। एक और बात बताओ तो मेरा गांव बहुत खिलाड़ी गांव है, वॉलीबॉल का बहुत मशहूर गांव है, मतलब बच्चा बहुत अच्छा खेलता है। तो बहुत नेशनल प्लेयर है हमारे गांव में, इंटरनेशनल, मेरे भतीजे सब इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो हमारे गांव में बहुत जज्बे वाली बात है, जब खेलते हैं खिलाड़ी और ये होता है कि रेफरी बेईमानी कर रहा है, सामने वाली टीम को फेवर कर रहा है, तो गुस्से में हमारे गांव के लड़कों का बहुत बड़ा डायलॉग है कि चल रेफरी समेत जीतते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी कारण विशेष पर मत जाओ कि इस कारण से हमारा काम नहीं हो पा रहा, उस कारण से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, वो नहीं चाहता है इसलिए नहीं हो पा रहा है। आप अपने आप पे इतना काम करो कि रेफरी समेत निर्णायकों के साथ जीत लो। वो लाख आपके खिलाफ निर्णय देना चाहे लेकिन उसके समेत जीत लो, इतना जज्बा अपने अंदर पाओ। अगर हाँ किसी को कोई सवाल पूछना है तो मैं अब स्क्रीन देख रहा हूं और आप लोग पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि मैं बहुत उपदेश उस टाइप का नहीं देना चाहता हूं। बस यही कहूंगा कि एक प्रैक्टिस कीजिए सब लोग कि आपके मन में, मस्तिष्क में जब कोई विचार आते हैं तो उसको चेक कीजिए कि ये नकारात्मकता वाले विचार हैं क्या, तो उसका सकारात्मकता क्या होगा। कि लगता है लॉकडाउन कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुरंत कहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, खत्म तो होगा ही। लगता है सब कुछ खत्म होगा, नहीं, मैं बचूंगा, कुछ बचेगा, जो बचेगा उसी से शुरू करेंगे। लॉकडाउन नहीं होता तो हम ये कर लिए होते, वो कर लिए होते। तो ये आप ही के साथ नहीं हुआ है, सबके साथ, सारे संसार के साथ हुआ है। सब लड़ रहे हैं, आपको भी लड़ना है। ये मैं ना चार्ज में लगा दिया हूं तो घूम जा रहा है। नरेंद्र सिंह जी आप भी हैं? नरेंद्र सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमारे एक प्ले में वही वाले हैं ना। तो एक गाना सुनाता हूं मैं आप लोगों को, पूरा तो नहीं याद है, जरा सा उसका मुखड़ा याद है। हमारे आरा से उधर दक्षिण बोलते हैं उसको, बिहार में। वहां धान, अब तो चूंकि विकास इतना हुआ है, सिंचाई और इस तरह की चीजें हो गई हैं कि बाकी फसलें भी होती हैं। नहीं तो पहले जमाने में वहां सिर्फ धान होता था और पूरा जीवन उनका धानमय होता था। मतलब अभी धान का बेहन डालना शुरू हो जाता था तो औरतें, घर की औरतें धान निकाल रही हैं बेहन के लिए। फिर 10-20 दिन बाद, 25 दिन बाद वो धान रोपने के लिए शुरू होता था, तो रोपनी शुरू हो जाती थी। तो घर में
रोपनी के लिए तैयारी हो रही है, बन रहा है, खाना बन रहा है, मजदूर आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। फिर उसके बाद धान लगा दिया जाता है, तो धान में घास उस निकालने वाला हो रहा है, उसमें मजदूर लग रहे हैं। किसान के घर की बात बता रहा हूँ मैं, किसानों के घर में पहले कैसे होता था। तो पता चला कि बाहर से कोई आया है कि 20 मजदूर हैं धान के खेत में, उनके लिए बना देना खाना, तो उनके लिए बन रहा है। तब तक धान पकने का समय आ जाएगा, तो उसका कटाई होगी, पक के फिर वापस घर में धान आएगा, तो फिर घर की बहुएं उसी धान को फिर उसको वो कर रही हैं, इधर कर रही हैं, उधर कर रही हैं, सुखा रही हैं, पीट रही हैं, कूट रही हैं। फिर धान को खाने के लिए उबाला जाता है, जिसको उसीना चावल कहते हैं। तो डेली खाने वाले लोग, मेरा चेहरा बहुत सफ़ेद इसलिए चमक रहा है, सामने सूरज भगवान आ गए हैं, तो मैं इतना गोरा नहीं हूँ। तो उसमें उसीना चावल लोग उबाल रहे हैं, उसको फिर छत पे सुखा रहे हैं। फिर तब तक जून का महीना फिर से धान, तो ये पूरा साइकिल धान 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 धान। तो उसी में एक लड़की की व्यथा है, वो उसको मैं गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे गोड़े तोरे लागिले बाबा हो बड़ाई ता हो, बाबा हो बड़ाई ता, आहो रामा आहो रामा, धनवा मुलुक जनी बियाह हो राम, आहो रामा आहो रामा, धनवा मुलुक जनी बियाह हो राम। सास मोरे मारी हैं, गोतीन गरी आई हैं, गोतीन गरी आई हैं, आहो रामा आहो रामा, लहुरी न नदिया ताना मारी है हो राम, आहो रामा, धनवा मुलुका जनी बियाह हो राम। तो लड़की अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कह रही है कि मैं आप लोगों का पैर पकड़ रही हूँ कि मेरी शादी धान वाले मुल्क में मत कीजिएगा। भौमिकदा पूछ रहे हैं कि अब रंगमंच में फिर से वापसी का मन कभी करता है? बिल्कुल दादा करता है, हर रोज करता है, हर समय करता है, लेकिन परिस्थितियां बन नहीं पाती हैं। और यहाँ वैसे रंगमंच के लोग मेरे टच में नहीं हैं, और जिस तरह का रंगमंच है उसको मैं टच नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए नहीं हो पाता है। और कई बार सोचता हूँ कि मैं खुद से करूँ क्या, तो वो भी नहीं संभव हो पाता है। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई शरीके लड़के हैं, जैसे NSD से आशीष शुक्ला, वो मेरे साथ थिएटर भी किया इलाहाबाद में, वो भी कहता है। बट ये सब प्रस्ताव मुझे रंगमंच से जोड़ने का नहीं लगता है, हालांकि वो जोड़ने वाला ही है। मुझसे स्क्रिप्ट मांगते हैं, तो स्क्रिप्ट तो मैं दे ही सकता हूँ, लेकिन वो दे के फिर अलग हो जाऊंगा ना। मैं दे के फिर चला जाऊंगा अपने घर, फिर नाटक के शो के दिन में आऊँगा, तो मैं रंगमंच में वापस कहाँ आया। मैं खुद आना चाहता हूँ, मैं मंच पे आना चाहता हूँ, मुझसे कोई एक्टिंग करा ले, लेकिन कोई ऐसी बात अभी तक बन नहीं पा रही। अवंतिका सक्सेना, धन्यवाद। तो ऐसी कोई बात बन नहीं रही है, और क्या पता आपके साथ ही, आप के द्वारा ही वापस हो। हाँ, घर में तो 2 और अभिनेता हैं, घर में तो हैं लोग, और कर नहीं पाते हैं। हालांकि कहीं न कहीं ये मेरी कमी है कि इस व्यस्तता को मैनेज, हालांकि ये बड़ा अच्छा था, लॉकडाउन में किया जा सकता था, लेकिन इसके
पहले व्यस्तता के इसमें मैनेज एक बार करने लगेंगे तो करना आ जाएगा। जब तक नहीं कर रहे हैं, जैसे एक शो लिखता हूँ तब भी लगता है कि बहुत बिजी, बड़ा टाइम नहीं है। 2 शो में भी यही लगता है, 3 शो में भी यही लगता है। तो बात उतनी ही फैल जाती हैं चीज़ें। अगर 1 शो है तो भी पूरे दिन भर फैला रहेगा, 2 शो रहेगा तो दिन में 2 हिस्से हो जाएंगे, 3 रहेगा 3 हिस्से हो जाएंगे। तो वैसे ही नाटक के लिए खाना बन जाएगा और उसमें मैं सेट हो जाऊंगा। लेकिन अभी तक वैसी चीज़ें हो नहीं पाई हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नरेंद्र सिंह प्रोडक्शन साइड, ओके। मुझे लगा सर कि हाँ, गुलाब शाह, उर्दू गुलाब शाह, यस। मुझे ऐसा लगा था कि एक नरेंद्र सिंह सिंगर थे, मेरे नाटक में गाना गाए थे, वो आपकी चश्मा लगाए थे, छोटा छोटा फोटो दिख रहा है ना, तो मुझे लगा कि वो है। तो दादा ये बात है कि रंगमंच में वापसी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप करा लो रोल, मैं दादा आऊँगा करूँगा। आप स्क्रिप्ट भेज देना और एकदम प्रोफेशनली मैं फिर कुछ दिन पहले आ करके, विवांशु भाई स्क्रिप्ट लिख लो भाई, बता दो विवांशु भैया आपकी स्क्रिप्ट मुझे एक्टर बना देती है, आप ही लिखो फिर। तो कोई सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो हाँ, मुंबई में कई तरह के लोग आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे लगता है ऐसा। कहो ना बोलो में 3 लोग ही हैं, तो कहो ना बोलो में दादा कास्टिंग हो गई होगी। वांशु भाई खुद कर रहे हैं ना उसको, शायद, मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो कई तरह के लोग आते हैं, जैसे कुछ अभिनेता बनने आते हैं वो, तो उनको ये होता है कि अभिनेता ही बनना है। उनको पीके के बारे में बताएं। हाँ, पीके के बारे में कहानी ये है कि ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब बम्बई आया था तो मेरे एक दोस्त हैं अखिलेश दास इलाहाबाद के हैं, और बालसन चौराहे के पास इनका घर है। बालसन कहेंगे क्या, हाशिमपुर चौराहे के पास, जहाँ वो मैरिज हॉल है यहाँ पे, तो वहाँ पे इनका घर है। इनकी मम्मा बहुत मशहूर डॉक्टर थी, उनका नर्सिंग होम वगैरह था। तो वो FTI से पास आउट कैमरामैन है। तो मैं बम्बई आया तो उनके पास गया, वो इलाहाबाद में हम लोग बहुत मित्रता बहुत अच्छी है, तो जब आते थे तो मिलते थे। तो उन्होंने बोला कि शांत, वो नए FTI से आए थे, अभी जस्ट कर रहे थे लोगों को, तो बोले कि मैं अभी एक डायरेक्टर को असिस्ट किया, वो एक स्टार बेस्ट सेलर की शॉर्ट स्टोरी जो उसने बनाई है, तो आपको चलिए मिलवा देता हूँ। तो मुझे लेके गए और मिलवाए राजकुमार हिरानी के ऑफिस में। फिर राजकुमार हिरानी कहीं बिजी, कहीं जाने वाले थे, बोले शांति आप कल आइए। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो काफ़ी बातचीत हुई, बैठे, और राजू हिरानी ने मुझे बोला कि मैं तो बेसिकली एडिटर हूँ और मैं पहली ये स्टोरी किया हूँ, तो और थोड़े बहुत ऐड वोड बनाता हूँ, तो मेरे पास उतना काम नहीं है कि मैं आपको काम दे पाऊँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उससे मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने जॉय ऑगनस्टीन, जो अमिताभ बच्चन की ABCL की वो फिल्म तेरे मेरे सपने डायरेक्ट किए थे, उनको फ़ोन किए। तो और इस दौरान हमारी और राजू हिरानी की बहुत सारी कविताएं और ये वो सब बातें हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि एक लड़का है, बड़ा अच्छा है और पढ़ा लिखा है, उसको अब तुम असिस्टेंट रख लो। तो उधर बोला कि 8 हैं मेरे पास ऑलरेडी। तो इधर से राजू हिरानी बोले नहीं ये 9वें नंबर का नहीं है। और उसके बाद मुझे बोले शांति मैं बताता हूँ आपको। वहाँ से फिर मैं आया और फिर मैं व्यास जी मुझे निम्बस भेज दिया, और मैं निम्बस में फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर एक्टर,
फिर राइटर बन रहा था, और ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद मुझे एक दिन फोन आया, और इस दौरान राजकुमार हिरानी ने पहली फिल्म बनाई मुन्ना भाई MBBS। तो राजकुमार हिरानी याद थे। जब फिल्म के पोस्टर लगे तो मेरे मन में है कि इस बंदे को मैं जानता हूँ। फिल्म हिट हो गई तो भी लगा यार इस बंदे को मैं जानता हूँ, मैं मिला हूँ, लेकिन मैं मिला वाला नहीं दोबारा फिर कभी। फिर तो राजू हिरानी एक बड़ा डायरेक्टर बनते गए, फिर लगे रहो आई, फिर 3 इडियट आई, तब तो राजू हिरानी में बहुत बड़ी चीज हो चुके थे। तब तक एक दिन अचानक मेरे पास राजू हिरानी का फोन आया, और मैं उन्हें पहले बोलता था राजकुमार हिरानी पूरा। तो फोन आया और उधर से बोले कि हेलो शांति भूषण। मैंने कहा हाँ जी, आप कौन? तो बोले कि मैं राजू हिरानी बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा क्या, कौन राजू हिरानी? क्योंकि राजकुमार हिरानी मेरी कहने की आदत थी। तो वो बोले कि राजकुमार हिरानी। तो मैं कह रही सर आप? तो बोले कि मुझे आपका नंबर कहीं से मिला है, और मैं एक काम कर रहा हूँ कुछ, और उसमें आपकी ज़रूरत है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं क्या? तो मैंने कहा सर बिल्कुल मिल सकता हूँ। तो बोले कि मेरा प्रोडक्शन वाला बंदा आपको एड्रेस बता देगा। तो मेरे मुंह से निकला कि सर 12 साल पहले आपका जहाँ ऑफिस है अगर आज भी वहीं होगा तो मैं आ जाऊँगा। तो कहे हाँ 12 साल पहले भी मेरा यही ऑफिस था, लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं कहा सर मैं आता हूँ तो बताता हूँ। तो मैं पहुँचा वहाँ, तो मिला मैं राजू हिरानी से, तो पूछे 12 साल पहले? तो मैं बताया कि हाँ 12 साल पहले मैं आया था। तो एक बंदा जो था, तो मैं कहा ये भाई साहब तब यंग थे, उस समय एकदम बाल बके और ऐसे। मैं बताया यहाँ बैठा था, ऐसे ऐसे कविताएं सुनाया था आपको। तो बोले कविताएं सुनाइए। तो मैं सुनाया, तो एक मेरी कविता है जिसकी लास्ट लाइन है कि इस तरह मिलकर रचेंगे एक सदी, मैं, मेरी कविताएं और तुम। तो ये सुनाया तो राजू हिरानी के हाँ ये कविता तो सुनी हुई है मेरी। फिर बड़े गौर से देखे, कहा शांति लगता है आप मोटे हो गए हो। फिर मैं कहा मैं मोटा हो गया। तो खैर उन्होंने बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, और जिसमें आमिर खान वाला जो कैरेक्टर है हीरो हमारा, वो कुछ भोजपुरी एक्सेंट टाइप के डायलॉग बोलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ उसके पहले पूछा उन्होंने मुझे कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? मैं डर गया कि यार क्या बोलूं। क्या होता है कि इस तरह के सवाल जब होते हैं ना, तो 2 चीजें होती हैं कि सामने वाला अगर भगवान को मानता है और ये सवाल कर रहा है आपसे, तो वो सुनना चाहता है कि आप भी भगवान को मानते हैं, नहीं तो आपसे नाराज हो जाएगा। और अगर सामने वाला भगवान को नहीं मानता है और आपसे पूछ रहा है, और आप कहते हैं कि आप मानते हैं, तो आप पे भरोसा नहीं करेगा, या जो चाहता है वो तो नहीं आप। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये पूछ रहा है भगवान को मानते हैं कि नहीं, तो क्या जवाब दूं, ये क्या होगा। मैंने कहा कि ऐसा है सर कि भगवान की बात करूंगा तो फिर शक्ति की बात होगी, शक्ति की बात करूंगा तो फिर कुछ और बात होगी। तो शक्ति तो इस पंखे में भी है ही सर, ये तो चल ही रहा है। तो शक्ति को नकार नहीं कर रहा हूँ उसका। अब मैं सॉरी, इसमें आप लोग बहुत सारे लोग बहुत तरह के विश्वास वाले होंगे, प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जो कहा था वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं कहा कि शक्ति का कितने तरह से ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं कि एक शक्ति को एक मैग्नेट के थ्रू उत्पन्न करके और एक तार के थ्रू भेज के पंखा चला लेते हैं। एक शक्ति बिजली आकाश में बादल टकराते हैं वहां पैदा होती है, और
धरती पर पेड़ गिरा देती है, आदमी मर जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। तो कुछ शक्ति का ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं, कुछ शक्ति अपने से अपना म्यूटेशन ट्रांसलेशन कर लेती है। कुछ शक्ति को हमको नहीं पता है कि वो क्या करती है, लेकिन ये शर्तिया मैं कह दूंगा कि शक्ति एक विवेकवान चीज नहीं है। शक्ति मीन्स शक्ति है। तो फिर वो बोले कि ठीक है सर, ऐसी स्क्रिप्ट है, पीके की स्क्रिप्ट आप लोग जानते ही होंगे। तो उन्होंने ट्रायल में मुझे एक सीन दिया था कि आप ये लिख करके हमें बताइए, फिर हम तय करेंगे कि आप उसे कराना है कि नहीं। तो मैं घर चला आया वो एक सीन लेकर के, और मैं पूछा भी कि आगे पीछे कुछ बताएंगे। तो थोड़ा सा बताया कि हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब एक बार फाइनल हो जाएगा कि आप कर रहे हैं तो हम पूरी कहानी बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सीन वो पढ़ा जिसमें वो सीन था कि पीके एक मूर्ति खरीदता है और फिर वापस उस मूर्ति वाले के पास ले जाके बोलता है कि ये काम नहीं कर रहा है। तो उसमें हमने वो शब्द डाला था कि लुल, बैटरिया लुल हो गई। तो मैं गया और सुनाया उन्होंने वो सीन। तो उनका चेहरा देख के सबका लग रहा था कि ठीक गया है, सब साइलेंट थे सुनने के बाद भी। मैंने कहा कि लग रहा है ठीक गया है। तब तक राजू रानी बोले लुल का मतलब। मैं कहा सर लुल का मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ध्वन्यात्मक अर्थ मैं महसूस करता हूँ वो कहाँ कहाँ से आया है जिसकी वजह से लुल बना है। लुल्ली, लल्लू, लुल। तो लुल हमारे गांव में इन्हीं सब तरह के शब्दों को बना के तोड़ मरोड़ के लुल भी आता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट अर्थ का मतलब खत्म टाइप का होता है। तो मैं ये भी बोला कि इन्हीं सब शब्दों के खेल में लल्लू भी बना होगा, लुल्ला भी बना होगा, लुल्ली भी बना होगा, तो ये लुल है। तो फिर बहुत मुस्कुराए और कहे शांति आप कर रहे हो, और इस लुल शब्द को जहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो आप। तो फिर मैंने किया, उसमें और भी शब्द आए, फिर की, टुकुर टुकुर, ये सब शब्द बड़े मशहूर जो हुए। तो फिर उसके बाद मैं स्क्रिप्ट राजू ईरानी मुझे देते थे, फिर मैं उसको कन्वर्ट करता था। फिर शिकागो में आमिर खान शूटिंग कर रहे थे, तो फिर वहाँ से आया कि हमें सब रिकॉर्ड करके दिया जाए। तो सब रिकॉर्डिंग करके मैंने दिया उनको, उनके मतलब उनके सारे। फिर उसके बाद वो शिकागो से आए आमिर खान, तो मेरी पहली मुलाकात करवाई गई। तो मुझे बोला गया है कि अभी 4 महीने हैं, आप अच्छे से इनको ट्रेन कर दो। तो फिर हम घर जाते थे उनके, आमिर खान साहब के, और उनको बताते थे ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो जैसे जैसे शूटिंग की डेट नज़दीक आ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो रोज़ सुबह उठ के जाना ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुआ कि शूटिंग शुरू होने वाली है जयपुर में। पहले गाना शूट होगा, उसके बाद टॉकिंग पोर्शन। तो बहुत सारे लोग जो जिनका गाने में बहुत सारे लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग बाद में जाने वाले थे। तो अचानक आमिर खान साहब मुझसे पूछे शांति जी आप कब आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं क्यों आऊँगा। बोले अरे नहीं आएंगे तो कैसे होगा। मैं कह रहे आप 4 महीने से आपको सिखा रहा हूँ, कर लीजिएगा ना। कह रहे नहीं मुझे नहीं होगा, राजू को फ़ोन करता हूँ, तुरंत फ़ोन किए, कहे राजू मैं नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं रहेगा। अब राजू ईरानी मुझे बुलाए, कहे शांति प्लीज़ यार कुछ करो, क्योंकि राजू ईरानी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं सीरियल करता हूँ, बिजी रहता हूँ, टाइम दे रहा हूँ। तो उनको लगा कि 4 महीने में तो आमिर खान पकड़ ही लेंगे। फिर मुझे बोले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा इकोनॉमिकल बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा था, बट मैं एक चीज़ मुझे लगता था कि जैसे मैं FTI में एडमिशन लिया होता
कुछ टीचर मुझे पढ़ाते, कुछ लड़के हमारे साथ पढ़ते। पीके फिल्म में जब मैं जाता था यूनिट में, तो वहाँ FTI पास आउट एक डायरेक्टर, FTI पास आउट एक कैमरामैन, FTI पास आउट एक साउंड रिकॉर्डिस्ट, FTI पास आउट प्रोड्यूसर, आमिर खान जैसा एक्टर, अनुष्का शर्मा जैसी एक्ट्रेस, बोमन ईरानी जैसा एक्टर, सौरभ शुक्ला जैसा एक्टर, और ये सारे लोग बैठे हुए हैं, और उसके बीच में अगर आप हैं तो मुझे लगता था कि यार ये अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने 14 महीने के लिए मैं टेलीविज़न की दुनिया से अपने को दूर रखा इस पीके के लिए, और बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया, बहुत प्यार मिला। और तो व्यास जी, ये है हमारी पीके की कहानी, पीके का संस्मरण, पीके का। तो कहो ना बोलो कि स्क्रिप्ट में क्या दादा बोल रहा है, 3 ही लोग, ओके। और किसी दोस्त को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। थोड़ा एक आपको राज की बात बताता हूँ। मुझे जो बड़ा ऊर्जा जिससे मिलता है लेखन को और कैसे व्यापक है, एक बिगिनर के लेखन की बातों को। प्रवींद्र कुमार, आप पूछते हैं लेखन को कैसे व्यापक बनाया जाए। बिगिनर के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेखन के बेसिक टूल क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ है परविंद्र कुमार लेखन के लिए दुनिया को, समाज को, इंसान को समझना, परखना, जानना, बूझना, और दूसरे अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़िए। उससे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एक लेखक चीज़ों की गहराई में कैसे जाता है और कितना जाता है। एक लेखक किस तरह से समाज की, व्यक्ति की समस्याओं का सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। इसके लिए ज़रूरी है दूसरों की किताबें, लिखी हुई अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। उससे आपको रास्ता मिलता है। जो जिस टूल की बात कर रहे हैं ना, बेसिक टूल की बात, वो टूल वही मिलेगा। देखिए, लेखन या कोई भी आर्ट का जो माध्यम है, उसमें कोई एक फार्मूला नहीं है कि उसको आप सीख लेंगे तो उससे कर लेंगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो सारे लेखक एक जैसा लिख रहे होते, सब बिल्कुल एक ही जैसी बात कहते। ऐसा नहीं है। आप दूसरों को पढ़िए, दूसरों को समझिए, और अपने आप उसमें से आपको टूल मिलने लगेगा, और वो आपका अपना टूल होगा। लोगों की मनस्थिति, लोगों की प्रवृत्ति, समाज की प्रवृत्ति, समाज का माहौल, लोगों की सोच, समाज का सोच, ये इसकी पकड़ आपको होनी चाहिए। तो जब दुनिया और समाज और व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसको एक अलग नजरिए से देखिए। उसको देखिए कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, ये नाराज है, क्यों नाराज है, और ये नाराज होता है तो क्या करता है। तो ये देखिए, प्लस आप दूसरों को पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होता है, और क्या क्या एक लेखक पकड़ता है, कैसे पकड़ता है, कहाँ से पकड़ता है।
तो जब आप दूसरों को पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान होगा। इसलिए दूसरों को जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। मतलब दूसरों में मतलब आपके देश में बहुत महान महान राइटर हैं, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा, इन लोगों को पढ़िए। नए बहुत सारे राइटर हैं, उनको पढ़िए। प्लस ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों, देखिए, मतलब, और आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश समाज किन स्थितियों से गुजर रहा है, लॉकडाउन की सही स्थिति क्या है, क्या न्यूज़ चैनल पे जो बोला जा रहा है वही सच है या उसके अलावा भी कोई सच है। और ईमानदारी, मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों के प्रति ईमानदार रहिए। मतलब ईमानदारी से समझिए चीज़ों को, ईमानदारी से देखिए, किसी पक्ष में खड़ा होकर मत देखिए। राइटर वो नहीं होता है जो किसी पक्ष में खड़ा हो जाता है, तो नहीं तो फिर वो कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। किसी कैरेक्टर को वो बहुत ही खराब बना देगा, किसी को बहुत ही अच्छा बना देगा, किसी को, तो वो सही नहीं होता है। और राइटर केवल उतना ही उस कैरेक्टर के बारे में बात करेगा ना जितना वो है, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष में रहेगा तो जो नहीं है वो भी वो कह देगा। इसलिए उसको ईमानदारी से समझने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों का मनोविज्ञान समझने की कोशिश कीजिए। जब लोगों का मनोविज्ञान आप समझने की कोशिश करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप कैरेक्टर के मनोविज्ञान को भी समझने लगेंगे। या जब कैरेक्टर बनाएंगे तो सिर्फ वो नाम का फलाना सिंह, ढकाना सिंह, मूछें और चश्मा लगाता है, नहीं, उसकी मनोविज्ञान को भी आप पकड़ने लगेंगे कि कब क्या होता है तो इसको कब क्या होता है। तो हर कैरेक्टर का मनोविज्ञान आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों के मनोविज्ञान को समझना शुरू कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। एक लेखक के लिए नहीं पढ़ेगा तो फिर वो लेखक बनने के लायक नहीं है। मेरी समझ से मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो लेखक बनने का मुझे लगता है कि जिंदगी को जितना आप देखेंगे, बाहर अगर आप कहीं बंद है तो आप अपने को बंद मत रखिए, आप अपने आप को खोलिए, बाहर निकलिए, देखिए, लोगों से मिलिए और समझ लीजिए कि हर किरदार जो दुनिया में मिल रहा है वो आपके कहानी का किरदार है। उसको उतने प्यार से देखिए कि कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है, कितना ये बोलता है। तो ये समझ में आएगा कि आप जो कैरेक्टर बना रहे हैं उसकी बातों का स्तर क्या होगा। कम से कम ये सब पैमाना एक लेखक के पास होना चाहिए कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, उसमें 20 कैरेक्टर हैं, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, कोई ऐसा वैसा, तो किसके बातों का लेवल क्या होगा वो बिल्कुल। तो मुझे लगता है विजय सैनी समय हो चुका है और आज्ञा देने का समय आ गया है क्या? अरे बहुत टाइम हो गया, 7 बज गया। विजय सैनी विदा दे रहे हैं आप मुझे। सब लोगों ने मुझे इतनी देर तक सहा, प्यार किया, देखा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं काफ़ी समय से हूँ और मेरी बातें गई हैं शायद। संयुक्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद और ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते जी।